तो हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ बेहद खास अपीलें आई हैं और गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आम राजनीतिक बयान नहीं है। इनका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और दैनिक आदतों से है, और इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आ रहा है वो ये है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना। कैसे एक व्यक्तिगत फैसला जैसे कि सोने की अंगूठी ना खरीदना या कार का इस्तेमाल कम करना पूरे देश की इतनी बड़ी आर्थिक समस्याओं को सुलझा सकता है। चलिए इस पूरे गणित को अच्छे से डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो ये साफ कर लेते हैं कि आखिर किन 5 बड़े बदलावों की बात हो रही है। नंबर 1 साल तक सोना बिल्कुल ना खरीदना। दूसरा, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना या हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करना। तीसरा है रिफाइंड और खाने के तेल का इस्तेमाल घटाना। चौथा, बेवजह विदेशी यात्राओं या शादियों के लिए विदेश जाने से बचना। और पांचवां, किसानों से रासायनिक खाद छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ने को कहना। इन सारी अपीलों के पीछे का असली कारण एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है, $691 बिलियन। अप्रैल के महीने में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं, गिरकर $691 अरब पर आ गया है। और सच कहें तो लगातार कम होता हुआ ये खजाना ही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से इतने बड़े कदम उठाने की बात कही जा रही है। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना असल में क्या बला है, इसे ऐसे समझते हैं। जब भी हम विदेशों से कोई सामान खरीदते हैं तो पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, तो डॉलर देश से बाहर जाता है। इसका नतीजा हमारी अपनी करेंसी यानी रुपया कमजोर पड़ने लगता है। हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपया 95 का आंकड़ा पार कर गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आगे चलकर हर आयातित सामान और भी महंगा होने वाला है। ये एक ऐसा भंवर है जो पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डालता है। तो आखिर देश का इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? वित्तीय वर्ष 2026 के अनुमानित आयात बिल पर गौर करें तो ये $775 बिलियन का है। और मजे की बात देखिए, इसमें से सिर्फ 4 चीजें, कच्चा तेल 134.7 बिलियन, सोना 72 बिलियन, खाने का तेल 19.5 बिलियन और फर्टिलाइजर्स $14.5 बिलियन खा जाते हैं। अगर हिसाब लगाएं तो कुल आयात का 31% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन 4 चीजों पर ही खर्च हो रहा है। चलिए अब आते हैं सोने की समस्या पर और देखते हैं कि कैसे ये एक $36 बिलियन का समाधान बन सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एक आम इंसान की खरीदारी पूरे देश के व्यापार को कैसे असर करती है। देखिए, भारत खुद सोना नहीं बनाता, लगभग सारा का सारा सोना बाहर से ही आता है, और फिलहाल हम $72 बिलियन का सोना आयात कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर देश के लोग सिर्फ 1 साल के लिए अपनी सोने की खरीदारी आधी कर दें, मतलब सिर्फ 50% की कमी ले आएं, तो देश के सीधे सीधे $36 बिलियन बच सकते हैं। ये विदेशी मुद्रा भंडार के लिए एक बहुत ही बड़ी और तुरंत मिलने वाली राहत होगी। इसके बाद बात करते हैं ईंधन की। देखते हैं कि ईंधन का ये डोमिनो इफेक्ट आखिर कैसे काम करता है। सोना खरीदना तो फिर भी हमारी मर्जी है, लेकिन पेट्रोल डीजल तो एक बेसिक जरूरत है ना। दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से उछलकर $103 तक जा पहुंची है, और भारत अपनी जरूरत का 89% तेल बाहर से ही मंगवाता है। अब ये महंगाई का चक्र चलता कैसे है? स्टेप 1, कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है। स्टेप 2, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ जाता है। और स्टेप 3, इसका सीधा असर हर घर की रसोई पर पड़ता है, क्योंकि सब्जियां, दूध और रोजमर्रा का राशन सब कुछ महंगा हो जाता है। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। अर्थव्यवस्था से डॉलर को बाहर जाने से रोकने का एक और तरीका है विदेशी यात्राओं में कटौती। आज के समय में अगर कोई साउथ ईस्ट एशिया की ट्रिप पर जाए तो 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है, और यूरोप या अमेरिका की यात्रा हो तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब रुपया कमजोर होने से न सिर्फ ये छुट्टियां और विदेश की पढ़ाई महंगी हो रही है, बल्कि देश का कीमती डॉलर भी बड़ी तेजी से हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। और आखिरी 2 अपीलें जुड़ी हैं खाने के तेल और रासायनिक खाद से। हमारे देश में पाम ऑयल और सूरजमुखी के तेल जैसी चीजें भारी मात्रा में आयात होती हैं। यही नहीं, खेती के लिए DAP और यूरिया जैसी खाद भी खाड़ी देशों से मंगवानी पड़ती है।
अब इन्हें कम इस्तेमाल करने के पीछे का सीधा सा अर्थशास्त्र ये है कि इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और बोनस के तौर पर तेल कम खाने से सेहत अच्छी रहेगी और प्राकृतिक खेती से पर्यावरण को भी फायदा होगा। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर, जमीनी हकीकत। ये आर्थिक गणित हमारी दैनिक जिंदगी से कैसे टकराता है, आइए देखते हैं। जब हम इन बड़े बड़े आर्थिक आइडियाज़ को ज़मीन पर उतारने की बात करते हैं तो कई सारी चुनौतियां सामने खड़ी हो जाती हैं। जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत ही गहरी चिंता जताई गई है। उनका कहना है कि लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अप्रैल, मई और जून शादियों का मौसम होता है और हम पूरी तरह से इसी पर निर्भर हैं। हमारे देश में सोने का सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अचानक एक साल तक सोने की बिक्री रुकने से छोटे सुनारों और कारीगरों की रोजी रोटी पर सच में एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और सिर्फ सोना ही नहीं, ईंधन बचाने के मुद्दे पर भी पब्लिक के बीच एक बहस छिड़ गई है। एक तरफ आम जनता से ये अपील की जा रही है कि गाड़ियां छोड़कर बस, मेट्रो या साइकिल का इस्तेमाल करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राजनेताओं के बड़े बड़े रोड शो और गाड़ियों के लंबे काफिले बंद नहीं होने चाहिए। कई लोगों का मानना है कि ऐसे मामलों में लीडर्स को खुद आगे आकर मिसाल कायम करनी चाहिए। और अगर मान भी लें कि सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो ज़मीनी हकीकत की एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। बड़े शहरों में मेट्रो और बसें पहले से ही खचाखच भरी रहती हैं। ऑफिस टाइमिंग के दौरान तो वहाँ खड़े होने तक की जगह नहीं होती। ऐसे में अचानक से लाखों नए मुसाफिरों को उन्हीं बसों और ट्रेनों में फिट करना मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से लगभग नामुमकिन सा लगता है। उधर किसानों की भी अपनी अलग ही चिंताएं हैं। अगर वे एकदम से डीएपी जैसे रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद कर दें और प्राकृतिक खेती शुरू कर दें, तो उन्हें डर है कि उनकी फसल की पैदावार अचानक से गिर सकती है। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि बिना किसी पक्की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के पैदावार घटने का ये पूरा का पूरा वित्तीय नुकसान अकेले बेचारे किसान को ही सहना पड़ेगा। तो ये सब देखने के बाद हम अपने आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आ जाते हैं। हमने बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े भी देखे और जमीन पर क्या चल रहा है वो भी समझा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक संकट को सिर्फ व्यक्तिगत जीवन शैली में बदलाव लाकर पूरी तरह से सुलझाया जा सकता है? क्या हम इतने विशाल ग्लोबल प्रेशर को अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलावों से बैलेंस कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।